बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेट ऑनलाइन एजुकेशन में खुशामदीद। आज हम बीकॉम पार्ट 1 की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है बीकॉम पार्ट 1 के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। टॉपिक है हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के हवाले से पढ़ेंगे और इन्वेंट्री की कॉस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन की कॉस्टिंग मालूम करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री जो जैसे कि आपको डेफिनेशन में नज़र आ रहा है कि इन्वेंट्री हमारे पास ऐसे स्टॉक होता है जो अनसोल्ड गुड्स जो हमारे पास होती हैं, जो स्टॉक, उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री सच एज जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल, सप्लाईज, सेमी फिनिश गुड्स, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्रीज ऑन हैंड, इन ट्रांजिट, एट एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो हमारे पास हर वो चीज़ जो अभी तक अनसोल्ड हो, हमारे पास पड़ी हुई हो और हमारा मकसद ये हो कि हम इसको इन फ्यूचर इसको बेचेंगे, तो वो चीज़ इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट्री हमारे पास परचेज़ की सूरत में होती है। जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको हम अपने पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्री से हमारे पास जो बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस की टाइप होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक जो प्रोसेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल की सूरत में होती हैं और कुछ वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्रीज होती हैं जिसको हम WIP कहते हैं। इसके अलावा स्टोर एंड स्पेयर जो पैकिंग है मटेरियल, वो हमारे पास वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा होते हैं। और फिनिश गुड्स जो हमारे पास प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं, वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक शुगर इंडस्ट्रीज की मिसाल लें, शुगर जैसे हम शुगर कैन परचेज़ करते हैं, गन्ना, तो वो हमारे पास रॉ मटेरियल हो जाएगा। और फिर हम उसको चीनी बनाने के लिए उसको जो ना कुछ प्रोसेस से गुजारेंगे, तो उस जो प्रोसेस से वो गुजरेगा उसको हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। फिर जब उस प्रोसेस के बाद जब उसका अगले स्टेप होगा, अब वो फिनिश गुड्स चीनी में तब्दील हो जाएगा, तो उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज है, तो हम इसकी जो ना कॉस्टिंग का भी तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ रॉ मटेरियल से लेके जो फिनिश गुड्स तक का जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसके अलावा जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर कैन, वो रॉ मटेरियल कहलाएगा और उसको जब हम एक प्लांट मशीनरी से गुजारेंगे इन प्रोसेस, तो वो प्रोसेस का ज़ाहिर है जो प्रोसेस में है उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होगी, कुछ वैल्यूएशन होगी उसकी भी। उसके बाद कुछ उसमें से फिनिश गुड्स बन जाएगा और कुछ प्रोसेस में भी रहेगा। तो यहाँ तीनों चीज़ों का अलग अलग कॉस्टिंग होगी कैलकुलेट। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे हमारे पास कॉस्ट के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कॉस्टिंग बेसिकली हम लागत को कहते हैं। कोई भी एसेट्स जब एक्वायर किया जाता है तो उसकी कुछ न कुछ कॉस्ट होती है, उसकी इनिशियल वैल्यूज़ होती है, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट के हमारे पास जो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, एक है हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और एक नॉन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई हम एसेट्स एक्वायर करते हैं, परचेस करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यूज़ होती है एसेट्स की। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसेट्स हमने एक्वायर्ड किया लैपटॉप, तो लैपटॉप की इनिशियल वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 उसकी वैल्यूज़ है। और एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम वही वैल्यू कंसिडर करते हैं जिस पे कोई भी एसेट्स एक्वायर किया जाता है। ये हिस्टोरिकल हिस्ट्री से निकला है हिस्टोरिकल। तो हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं, कुछ
जो भी एसेट्स की जो बुक वैल्यू होती है, जो जिससे उसकी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है, तो बैलेंस शीट में वही वैल्यू उठाई जाती है। इसकी टेक्निक्स होती हैं वैल्यूएशन निकालने की, इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकालने की। फीफो की एक टेक्निक है, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सैंपल एवरेज, एंड द लास्ट वन इज स्पेसिफिक मेथड। तो ये टेक्निक्स हैं। फीफो की डेफिनेशन अगली स्लाइड में है। इसी तरह लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी तरह वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज जो हमारे पास मेथड है वेटेड एवरेज का, वेटेड एवरेज वेट टू द क्वांटिटी हेल्ड एट ईच प्राइस व्हेन कैलकुलेटिंग एवरेज प्राइस। तो हम इसको एवरेज प्राइस पे, उसकी क्वांटिटी को एवरेज प्राइस पे हम लेते हैं। ये दोनों जो मेथड्स होते हैं फीफो और लीफो, इसका ये कह सकते हैं कि दरमियाना मेथड है। तो बास जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज है, वो फीफो फॉलो करती हैं और बास लीफो भी फॉलो करती हैं। और इनके रेट्स वगैरह और जो क्वांटिटी है, इनके चक्कर से बचने के लिए बास वेटेड एवरेज मेथड का भी यूज़ किया जाता है ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास सिंपल एवरेज है। सिंपल एवरेज जो है एयरिंग ऑल डिफरेंस प्राइसेस ऑफ मटेरियल इन स्टॉक डिवाइडिंग बाय द प्राइसेस यूज इन टोटल। तो हमारे पास जो भी डिफरेंट प्राइसेस ऑफ मटेरियल होती है स्टॉक की, उसको हम डिवाइडिंग करते हैं टोटल जो हमारे पास प्राइसेस होती हैं यूज्ड। इसको हम फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व भी करेंगे। देन हमारे पास जो स्पेसिफिक जो मेथड है, जो टेक्निक्स है अकाउंटिंग वैल्यूएशन की, इसमें हमारे पास दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये मेथड कहाँ अप्लाई किया जाता है, स्पेसिफिक सबसे पहले ऐसा बिजनेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ उस प्रोडक्ट की, उस स्टॉक की प्राइस हाई प्राइस हो और उसका वॉल्यूम जो है ना लो हो, यानी हाई प्राइस और लो वॉल्यूम। वहाँ हम जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं स्पेसिफिक मेथड्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शोरूम हो, कार्स का शोरूम, तो कार्स बनाने वाली जो कंपनीज है उसके शोरूम जो है, वहाँ हमारे पास हाई प्राइसेस होती हैं उसकी कार की, जबकि लो वॉल्यूम होता है। अगर वहाँ हम एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, मेथड के ज़रिए हम उसको निकालते हैं। तो इसी तरह अगर इसके मुकाबले में अगर कोई दूसरा बिज़नेस देखा जाए, फॉर एग्जांपल मेडिसिन बिज़नेस, तो वहाँ प्राइसेस तो लो होती हैं लेकिन वॉल्यूम जो है बहुत हाई होता है। तो वहाँ वाइड वॉल्यूम होता है तो प्राइसेस तो लो हैं। इसी तरह जो ना कार का जो शोरूम है, तो वहाँ स्पेसिफिक वैल्यूएशन का मेथड यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो दो सिस्टम है हमारे पास, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी जो स्टॉक जो है, इन्वेंट्री जो है, उसके एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर उसको मेंटेन किया जाता है, डे टू डे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अप टू डेट, फर्स्ट इसका जो करेक्टरिस्टिक एडवांटेज जो है अप टू डेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड, कि जितना माल इशू रिसीव होता है इसका रिकॉर्ड जो है ना अप टू डेट रखा जाता है। यानी किसी भी टाइम, एनी टाइम अगर कोई चीज़ हमें रिक्वायर्ड हो तो हमारे पास इस चीज़ के 100% चांसेस होते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा होता है कि भाई ये चीज़ हमारे पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। तो अप टू डेट रिकॉर्ड होता है। एंड देन हमारे पास इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है स्टॉक की। तो इसी तरह इसको मेंटेन किया जाता है। और बैंक कार्ड प्रिपरेशंस होती हैं, हर जो स्टॉक है उसका कैटेगरीज वाइज बैंक कार्ड बनाया जाता है, उस पर उसकी इशू, रिसीप्ट और बैलेंस मेंशन किया जाता है।
उसकी हिस्ट्री होती है उस पर। नेक्स्ट जो हमारे पास है डेट वाइज सेल, जो हमारे पास इसमें जो सेल्स और शून्य होती हैं वो डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाती हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। तो डे टू डे रिकॉर्ड मेंटेनिंग जो होता है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है। इसी तरह पीरियोडिक जो हमारे पास है, पीरियोडिक में हम स्टॉक काउंट इंस्पेक्शन एट द ईयर ऑफ एंड के साल के आखिर में भी हम इसको अपनी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्यूरेशंस होते हैं इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए, 3 मंथ, इसी तरह 6 मंथ और 12 मंथ, 9 मंथ। तो इसी तरह हमारे पास इसके जो ना कुछ मंथ्स होते हैं उसमें हम इसको अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा डेट वाइज इसमें ज़रूरत नहीं होती इस सेल को रिकॉर्ड करने की, क्योंकि हम साल के आखिर में अपना इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे होते हैं पीरियोडिक में। पीरियड से निकला है पीरियोडिक में। तो दो सिस्टम हैं, परपेचुअल और पीरियोडिक। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, इन्वेंट्री जो स्टॉक जो है उसकी मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, हम कैसे इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इन्वेंट्री जो हमारे पास आती है वो एक इनवर्ड डिलीवरी गुड्स आती हैं, फिर उसको हम गुड्स की सूरत में हमारे पास आती हैं, और उसके बाद रिसीव्ड फैक्ट्री प्रीमिसेस, और प्रीमिसेस फैक्ट्री में उसको रिसीव किया जाता है, फिर उसको स्टोर जो वेयर हाउस है वहाँ उस स्टॉक को रखा जाता है, फिर वहाँ से स्टोर वेयर हाउसेज में उसको इशू किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए। प्रोसेसिंग के अमल से उस रॉ मटेरियल हो या जो भी स्टॉक हो उसको गुजारा जाता है, और फिर उससे एक फिनिश गुड्स एक प्रोडक्ट बन जाती है, और फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है क्वालिटी से, और देन उसके बाद जो लास्ट स्टेप होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है मुख्तलिफ एरिया। तो ये इसका एक छोटा सा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट था। और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसके जो टेक्निक्स हैं वैल्यूएशन निकालने की, जो टेक्निक्स है, सिस्टम हमारे पास दो सिस्टम होते हैं इसके, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम डे टू डेट हमारे पास रिकॉर्ड होता है, अप टू डेट रिकॉर्ड होता है, जबकि पीरियोडिकली हम रिकॉर्ड को जो इन्वेंट्री में मेंटेन करते हैं वो इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है। तो हमारे पास जो टेक्निक्स होती हैं इन्वेंट्री निकालने की, फीफो मेथड, लीफो मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, इसके साथ साथ जो हमारे पास प्रोडक्टिव में पीरियोडिक में जो हमारे पास है सिस्टम में वो फीफो, लीफो और वेटेज एवरेज मेथड है हमारे पास। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो देयर आर सेवरल अदर कॉस्टिंग मेथड, मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उन मेथड से हम कॉस्टिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास है, एक ये मेथड है कॉस्टिंग का, दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड मूविंग एवरेज मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऐसा मेथड जो हमारे पास प्रोडक्ट सबसे पहले आती है उसको सबसे पहले इशू किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहलाता है। इसके अलावा जो स्टॉक का हमारे पास इन्वेंट्री लास्ट में आती है, लीफो जो लास्ट में आती है उसको हम पहले इशू कर देते हैं, वो लीफो कहलाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड देन मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड इन दोनों का एक मोड फॉर्म है, दोनों के दरमियानी फॉर्म है, इस पे हम एवरेज लेता है, इसके फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व किया जाता है, और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में। लोअर कॉस्ट और NRV मेथड, नेट रिलायबल वैल्यू ऑफ मार्केट, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोअर कॉस्ट देखते हैं स्टॉक की, उसके ज़रिए इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस जो मेथड है हमारे पास, रिटेल प्राइस में हम ये जो मेथड है फाइनेंशियली कॉस्ट अकाउंट और प्लानिंग बजटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो ना हमारे पास काम आता है रिटेल प्राइस का मेथड। इसको हम यूज़ करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के ज़रिए और मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड जो है ये मेथड हमारे पास इट हेल्प द मैनेजमेंट फॉर कॉस्टिंग और सेल्फ
प्रॉफिटेबिलिटी, ये फोरकास्टिंग के लिए है, हमारी फोरकास्ट करने के लिए कि हमारे सेल का क्या प्रॉफिट है और क्या जो है सेल की प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना हमें फ़ायदा हुआ सेल की सूरत में। फोरकास्टिंग के लिए जो है ग्रॉस प्रॉफिट का मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कुछ एलोकेशन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। तो एलोकेशन ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल, तो ये हमारे पास जो है एक स्टॉक होता है जो भी अवेलेबल होता है सेल के लिए, ज़ाहिर उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, ठीक है ना, उसकी वैल्यू होगी। अब जब हम उसको सेल आउट कर लेते हैं उस स्टॉक को, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाता है और जो बच जाता है रिमेनिंग वो हमारे पास इन्वेंट्री एंडिंग हो जाती है। इसके अलावा जब जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारे पास रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरा हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री जो बच जाती है उस एंडिंग इन्वेंट्री को हम बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ हमारा जो है वो जो सेल है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक छोटा सा चार्ट है, बैन कार्ड बनाने का तरीका है। तो हम अपने जो ना जो स्टॉक है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, एक हमारे पास डेट का कॉलम होता है, एक है परचेजेस का, एक हमारे पास है इशूड का और लास्ट में हमारे पास बैलेंस का। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री होती है बैलेंस में, वो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाता है बैलेंस में। तो जो भी हमारे पास परचेजेस होते हैं उसको एंडिंग इन्वेंट्री में प्लस किया जाता है, जो इशुएंस होती है, जो सेल्स होता है, तो उसको हम जो ना माइनस करते हैं बैलेंस से। तो हर जो हमारे पास टेबल है उसमें परचेज के जो कॉलम है उसमें हमारे पास यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं उसके रेट और उसके मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट आ जाती है। इसी तरह इशुएंस में भी यूनिट्स, रेट और अमाउंट, और देन बैलेंस में भी यही तीन चीज़ें, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। इसी तरह जो हमारे पास जो परचेजेस है जो हमारे पास, तो उसको हम इसकी अमाउंट को जब हम सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल परचेजेस कहलाती है। उसके बाद इसमें जो परचेजेस के जो कॉलम है उसमें हम ऑल परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड डेट वाइज, इसमें हम डेट वाइज परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो इशुएंस जो हमारे पास है उसमें ऑल इशुएंस और सोल्ड, इशुएंस हो या सोल्ड हो, उसको हम इशू के इस कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं, इसको लास्ट में हम सम कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। एंड देन हमारे पास जो है बैलेंस में भी हम डेट वाइज स्टॉक इन हैंड विल बी रिकॉर्डेड इन कॉलम, तो जो हमारे पास डेट वाइज होते हैं इन हैंड हम उसको इस पर रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास बैलेंस आता है वो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्रीज कहलाती है। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारा एक सीरीज़ थी बीकॉम के हवाले से, इंशाल्लाह अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की भी वीडियो इन करीब आएगी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम बीकॉम का कोर्स इसी तरह कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर्स भी कीजिएगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।